गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग का फैट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसका एक शॉर्ट रिवीजन भी हम लोगों ने क्लास में कर लिया था। अब हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं और ये हमारे शरीर में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। तो इसके पहले जैसे हम लोगों ने जो चर्चा की थी प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, ये हमारे मैक्रो मिनरल्स में आते हैं। बृहद पोषक तत्व जो होते हैं उनमें आते हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। लेकिन विटामिन एक ऐसे जटिल रासायनिक पदार्थ हैं या यौगिक हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। लेकिन अगर ये सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर को न मिले तो इसके अभाव में विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर को लग जाते हैं। तो शरीर के नियामक कार्यों के लिए, शरीर के वृद्धि और विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर को विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है विटामिन्स के बारे में कि प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट सबका अपना अलग अलग निश्चित काम होता है। ये डाइजेस्ट होते हैं, किसी न किसी रूप में टूट करके हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन विटामिन्स जो होते हैं ये ना तो ऊर्जा देने का काम करते हैं, न ही ये टूट फूट की मरम्मत का काम करते हैं, न ही ये मांसपेशियों के निर्माण का काम करते हैं। अपितु ये करते क्या है, ये जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम विटामिन्स करते हैं। विटामिन्स का काम ऊर्जा देना नहीं होता है, लेकिन ऊर्जा संबंधी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उनका नियंत्रण विटामिन्स करते हैं। मांसपेशियों के निर्माण संबंधी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उन सभी का नियंत्रण विटामिन्स करते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर में किसी रूप में परिवर्तित होकर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ये जिस रूप में हमारे शरीर में जाते हैं, अगर विटामिन ए हमारे शरीर में गया है या बी हमारे शरीर में गया है तो उसी रूप में हमारे शरीर में अवशोषित होता है। अभिक्रियाओं के वेग के लिए ये कैटालिसिस का काम करते हैं। कैटालिसिस मतलब जो अभिक्रियाओं के वेग को घटाते, बढ़ाते अथवा उनको सुचारू रूप से चलाते हैं, ये काम विटामिन्स करते हैं। तो आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में पूरा, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, किसने इनकी खोज की और किस प्रकार से इनका काम होता है। बहुत पहले जब विटामिन्स के बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी और ये समझ में आता था कि कुछ तो ऐसा पदार्थ है जो कि प्रोटीन की तरह टूट फूट की मरम्मत नहीं करता है, जो कार्बोहाइड्रेट की तरह ऊर्जा देने का काम नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर के नियामक कार्यों के लिए, वृद्धि में, विकास के लिए आवश्यक होता है। तो जब इन चीज़ों पर निरंतर रिसर्च होना शुरू हुआ, निरंतर इस पर प्रयोग होने शुरू हुए, तो कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई। चीज़ें किस तरीके की सामने आई? विटामिन्स उन कणों को खोज के निकाला गया जिन पर अध्ययन करके पाया गया कि अगर ये हमारे शरीर में नहीं होंगे तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास और उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो सभी हमारे प्रभावित होंगे। अब बात यह है कि ये होते क्या हैं, कैसे इनको खोजा गया, क्या हुआ। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हैं कासिमिर फंक, नाम है उनका कासिमिर फंक। इन्होंने सबसे पहले
1912 में विटामिन टर्म की शुरुआत की। विटामिन एक टर्म है और ये एक पदार्थ है जो भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। इसकी शुरुआत काश्मीरी फंक ने की। इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक जटिल सूक्ष्म पोषक तत्व यानी जो कॉम्प्लेक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं को पृथक रूप से जीवन के लिए आवश्यक बताया। मतलब बाकी सारे पोषक तत्वों के अतिरिक्त अलग से ये भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये हमें 1912 में फंक ने बताया। इसे एमाइन्स के रूप में पहचाना गया। इन्हें एमाइन्स के रूप में पहचाना गया। आगे फिर इसमें क्या हुआ? 1912 में ही हैपकिंस, ये भी एक साइंटिस्ट थे, हैपकिंस 1912 में हैपकिंस नामक वैज्ञानिक द्वारा पहली बार इस बात का क्लियर या निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किया गया कि किसी एक निश्चित अवयव के अभाव में भोजन किसी एक निश्चित अवयव का अभाव होने पर भोजन जब हम करते हैं तो उसका हानिकारक प्रभाव शरीर पर पड़ता है। यानी कोई एक पर्टिकुलर या निश्चित एक अवयव है जो अगर हमारे भोजन में शामिल नहीं है और उसके अभाव में यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का हमारे शरीर पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अवयव के अभाव में किया गया भोजन, यानी ऐसा भोजन जिसमें विटामिन प्रेजेंट नहीं है उसको अगर हम कंज्यूम करते हैं, उसको अगर हम खाते हैं तो उसका हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने और भी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि इन्होंने पूर्व में एमिनो एसिड के आवश्यक प्रकृति के बारे में पृथक्करण व प्रदर्शन का कार्य किया है। यानी हैपकिंस ने इसके पहले भी, विटामिन के पहले भी इन्होंने एमिनो एसिड्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, उनके डिमॉन्स्ट्रेशन को दिखाया है, प्रदर्शित करके दिखाया है उसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे विटामिन में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है वसा में घुलनशील विटामिन ए, उसकी खोज भी इन्होंने ही की है। हैपकिंस ने विटामिन ए की खोज की है। ठीक है, तो हमें इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें पता चली। पहली तो ये कि काश्मीरी फंक ने 1912 में विटामिन की चर्चा की और इन्हें एमाइन्स के रूप में पहचाना, और दूसरी कि 1912 में ही हैपकिंस ने विटामिन ए की खोज की, जो कि पूर्व में भी एमिनो एसिड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विटामिन जो होते हैं जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही शरीर के लिए और उनके वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होती है। हमारे लिए या हमारे शरीर के लिए या हमारे भोजन में पाए जाने वाले बहुत सारे विटामिन की खोज की गई, उनकी पहचान की गई और ये देखा गया, प्रयोगों में ये पाया गया कि जितने भी प्रकार के विटामिन्स होते हैं उनकी अलग उपयोगिता होती है और हमारे भोजन के द्वारा जब हमारे शरीर में जाते हैं तो शरीर में उनकी अलग भूमिका होती है और हर एक विटामिन की हमारे शरीर में अहम भूमिका होती है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताएं, अभी जब हम क्लासिफिकेशन बताएंगे तो वो सारे डिटेल्स आपको समझ में फिर आएंगी कि जो विटामिन सी होता है, कहते हैं कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ये विटामिन सी, इनको हम वुंड हीलिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी को वुंड हीलिंग विटामिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इसको ब्रोकन बोन्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। यानी टूटी हड्डियों के लिए
और घाव को भरने के लिए विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अभाव में या इसकी कमी के कारण या इसकी अधिकता के कारण और भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जो हम लोग जब आगे अध्ययन करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज, विटामिन ए शरीर को संक्रमण से बचाता है और नेत्र ज्योति के लिए, आंखों से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन डी पूरे शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं उन सबको स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन द डाइट टू प्रमोट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा बच्चों। स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स आर रिक्वायर्ड मतलब विटामिन की एकदम सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है हमारे आहार में या हमारे भोजन में, टू प्रमोट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए? शारीरिक वृद्धि विकास के लिए, प्रजनन क्षमता के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद है मोस्ट विटामिन्स कम फ्रॉम फूड बट सनशाइन कंट्रीब्यूट टू विटामिन डी। हम लोग जब अर्बोस्टेरॉल के बारे में फैट में पढ़ रहे थे तो भी हम लोगों ने चर्चा की थी इस चीज़ की कि अर्बोस्टेरॉल जो होता है वो प्रो विटामिन डी होता है। यही चीज़ यहाँ पे है कि बहुत सारे जितने मैक्सिमम विटामिन जो होते हैं वो भोजन से हमको मिलते हैं, बट सनशाइन कंट्रीब्यूट्स विटामिन डी, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अपना योगदान देता है किस चीज़ के लिए? विटामिन डी को बनाने में या उसके निर्माण में। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे विटामिन के बारे में। अभी हम लोग जब क्लासिफिकेशन इसका कर लेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम इसका क्लासिफिकेशन नोट कर लेते हैं कि कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं। हम लोग जिन विटामिन्स का अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों, विटामिन्स इसमें दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। सबसे पहले हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन को देखेंगे। इसमें हमारा पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसको हम दो नामों से जानते हैं, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन। रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन। रेटिनॉल जो होता है ये हमको एनिमल फूड से मिलता है और बीटा कैरोटीन
ये दो प्रकार के होते हैं, K1 और K2। K1 और K2। K1 को बोलते हैं फाइलोक्विनोन और K2 को बोलते हैं मीनाक्विनोन। अब यहाँ पे नाम डाल रहे हैं K1 K2 का। K1 फाइलोक्विनोन और K2 है मीनाक्विनोन। ये आपके पूरे हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल, जिसमें पहला आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स बहुत सारे विटामिन आते हैं, सबके नाम और ये जो भी आप देख रहे हैं, जो ये फाइलोक्विनोन है, मीनाक्विनोन है, आर्गोकैल्सिफेरॉल है, मोलकैल्सिफेरॉल है, ये सभी विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं। तो जितने भी विटामिन आप याद करेंगे उनका रासायनिक नाम याद करना जरूरी होता है, क्योंकि रासायनिक नाम के बिना जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें दोनों प्रकार के नाम पूछते हैं और रासायनिक नाम जानकारी के लिए याद होना जरूरी है। इसमें पहला विटामिन है B1 थाइयामाइन, दूसरा है B2 राइबोफ्लाविन, तीसरा है B3 नियासिन। नियासिन को दो और नामों से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, निकोटिनेमाइड और दूसरा है निकोटिनिक एसिड। बच्चों विटामिन B3 को तीन नाम से जानते हैं, नियासिन, निकोटिनेमाइड और निकोटिनिक एसिड। ये तीनों विटामिन B3 का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, फोलेट भी बोलते हैं इसको, और एक इसका और नाम है टेरोयल ग्लूटामिक एसिड, PTERO। ग्लूटामिक एसिड। और लास्ट है B12 जिसको बोलते हैं सियानोकोबैलामाइन। ये आपके बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है। इसके बाद है विटामिन सी जिसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जिसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे चार प्रकार के होते हैं, ए, डी, ई और एक के। ये सिर्फ और सिर्फ वसा में घुलनशील होते हैं, जल में ये घुलनशील नहीं होते हैं। इसमें चार प्रकार में, ए का नाम है रेटिनॉल और कैरोटीन। रेटिनॉल जंतु जगत मतलब मीट, मांस, मछली इन सब में मिलता है। और कैरोटीन जो होता है ये वेजिटेबल से प्राप्त होता है, जैसे गाजर में कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ये दो प्रकार के होते हैं, D2 और D3।
D2 विटामिन अर्बोकैल्सीफेरॉल कहलाता है। D3 विटामिन कोलकैल्सीफेरॉल कहलाता है। तीसरा है हमारा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल 3 प्रकार के होते हैं, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ये 3 प्रकार के होते हैं। अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल और गामा टोकोफेरॉल। इसके बाद लास्ट है विटामिन के। विटामिन के भी 2 प्रकार के होते हैं, K1 और K2। नीचे काफी नीचे हो गया, यहाँ पे हमने अलग से लिख दिया। K1 है फाइलोक्विनोन और K2 है मीनाक्विनोन। K1 है फाइलोक्विनोन और K2 है मीनाक्विनोन। ये रासायनिक नाम है K1 K2 के। इसके बाद हम आते हैं जल में घुलनशील विटामिन में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे, बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 विटामिन आते हैं और इन सब के नाम और इनके रासायनिक नाम और इसके काम सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, नियासिन को निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। कभी कभी इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं कि निकोटिनिक एसिड कौन सा विटामिन है या निकोटिनामाइड कौन सा विटामिन है, तो ये ध्यान रखिएगा। B3 इसको नियासिन, निकोटिनामाइड और निकोटिनिक एसिड कहते हैं। B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, फोलिक एसिड को फोलेट या टैरोग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं इसको। B12 सियानोकोबैलामाइन और इसके बाद लास्ट है विटामिन B सी। जल में घुलनशील दूसरा विटामिन है B सी। विटामिन B सी इसको बोलते हैं स्कार्बिक एसिड। तो ये हमारा पूरा, ध्यान से आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन है और आप बिल्कुल ठीक से इसको उतार लीजिए। कहीं आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए उतारने में। ठीक से इसको उतार लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जब चर्चा करेंगे तो डिटेल इसकी चर्चा करेंगे हर एक विटामिन की। पहले फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में करेंगे, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में करेंगे। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं विटामिन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब इसकी डिटेल चर्चा करें तो हमको समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। प्रॉपर्टीज़ में है विटामिन प्राणी तथा वनस्पति दोनों में पाए जाते हैं, मुख्यतः ये वनस्पति में पाए जाते हैं। इसकी दैनिक आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ जैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, चाइल्डहुड यानी बचपना या बाल्यावस्था है, मेटाबॉलिक क्रियाएं, शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है, इनके लिए हमको विटामिन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ज़्यादा मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट से कम होने पर इन सारी परिस्थितियों में समस्याएं आ सकती हैं। कुछ विटामिन जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी को छोड़कर इनका शरीर में स्टोरेज नहीं होता है। यानी हमारे शरीर में विटामिन ए का भी स्टोरेज होता है। विटामिन डी प्रोविटामिन डी के रूप में पाया जाता है। विटामिन सी ही एक ऐसा होता है जिसका कि शरीर में हमारे स्टोरेज नहीं होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। कुछ विटामिन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए और डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। संश्लेषण का मतलब होता है कि शरीर में निर्मित होना। निर्मित कैसे होता है बच्चों? यहाँ पे आप देखिए एनिमल और वेजिटेबल, हमने दो का नाम लिखा हुआ है। जो एनिमल रेटिनॉल के रूप में जाता है, ये तो एब्जॉर्ब हो जाता है रेटिनॉल के रूप में, लेकिन जो विटामिन ए हमारे शरीर में कैरोटीन के रूप में जाता है, उसका संश्लेषण फिर रेटिनॉल के रूप में होता है। इसके बाद वो शरीर में एब्जॉर्ब होता है। और डी के बारे में आप जानते हो कि अर्बोस्टेरॉल होता है जो सूर्य के प्रकाश में अर्बोकैल्सीफेरॉल में चेंज होता है। ठीक है, तो ये दो विटामिन का संश्लेषण शरीर में होता है। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संचित रहता है या किस विटामिन का स्टोरेज होता है। तो आपको बता दें, विटामिन ए जो होता है वो लीवर में संचित होता है। हमारे भी लीवर में संचित होगा, आपके भी लीवर में संचित होगा। और यही नहीं, जो फीटस शरीर के अंदर होता है,
जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसमें भी विटामिन ए स्टोर्ड होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद है विटामिन पाचन विधि में नष्ट नहीं होते हैं, वे उसी रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने आपको बताया था कि पाचन क्रिया में इनका किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है, ये जिस रूप में शरीर में जाते हैं उसी रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद है कि ये कोएंजाइम के रूप में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भाग लेते हैं, जीवन के लिए अति आवश्यक पदार्थ हैं, ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं। इन्हें सिंथेटिक मेथड यानी उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में इनको तैयार किया जा सकता है। और फाइनली जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जल और वसा दोनों में घुलनशील प्रकार के विटामिन होते हैं। तो बच्चों आज इतना ही। एक छोटी सी डिफिनेशन है विटामिन की जो आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा। विटामिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, यह कार्बनिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। हमारे शरीर को अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये विटामिन की डिफिनेशन है कि विटामिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, यह कार्बनिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, हमारे शरीर को अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। इसी के आगे क्रम में है कि यह विभिन्न प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण के रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। विटामिन हार्मोन से भिन्न होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हार्मोन से भिन्न होते हैं, क्योंकि विटामिन का प्रोडक्शन या निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन हार्मोन्स का निर्माण हमारे शरीर में होता है और हार्मोन हमारे शरीर में ही बनते हैं। ठीक है। विटामिन का नाम कैसे विटामिन पड़ा? विटामिन विटा और एमाइन, हमने शुरू में भी आपको बताया था कि फंक ने जो टर्म दिया था उस आधार पे उन्होंने इसे एमाइंस के रूप में पहचाना था। तो विटा और एमाइन ये दोनों मिलकर के विटामिन बना और बाद में इन्हें विटामिन के रूप नाम में जाना जाने लगा। ये विटा और एमाइन क्यों हुए? नाइट्रोजन ग्रुप उपस्थित होता है, विटामिन में नाइट्रोजन ग्रुप उपस्थित होता है। प्रोटीन यानी एमिनो एसिड भी बहुतायत मात्रा में इनमें पाए जाते हैं, अतः नाइट्रोजन और एमिनो ग्रुप के जुड़ने के कारण इनका नाम विटामिन पड़ा। विटा का मतलब होता है वाइटल यानी जीवन देने वाला, और एमाइन मतलब जो नाइट्रोजन ग्रुप या प्रोटीन की प्रकृति से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके जो शब्द बना वो बना विटामिन, और ये शब्द फिर कहा जाने लगा विटामिन, और इसे इस रूप में जाना जाने लगा कि विटामिन जो होते हैं वो शाब्दिक अर्थ में जाए तो उनको जीवन सत्व कहा जाता है। वो जीवन को देने वाले होते हैं और इनके अभाव में जो मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं खराब होती हैं, शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और जीवन का प्रारूप ठीक प्रकार से नहीं चल पाता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो आज इतना ही बच्चों। नेक्स्ट जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के की डिटेल पूरी चर्चा करेंगे, और ये क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में काम क्या करते हैं, इनकी कमी और अधिकता का क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, एक एक विटामिन का हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।